हुस्न परी तुम जाने जहाँ हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियाँ। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की विस्तार से। देहरादून के परेड ग्राउंड में स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। साथ ही क्रॉस कंट्री मैराथन दौड़ को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया गया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि मार्च 2025 तक राज्य के 100% गांव में कचरा प्रबंधन का कार्य शुरू करना हमारा लक्ष्य है। राज्य में 5,37,000 से अधिक शौचालय विहीन परिवारों के लिए शौचालयों का निर्माण किया गया है। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत देश के 5 सबसे अच्छे शहरों में देहरादून का नाम शामिल होना गौरव की बात है। इसी के साथ ही सीएम ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण भी कराया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 100 दिन पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बीजेपी संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। हल्द्वानी के बीजेपी कार्यालय में प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी की तरफ से उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में 15 लाख करोड़ की कई योजनाओं से देश के अंतिम छोर तक विकास की अलख जगाने का काम किया है। इसी के साथ ही शैलेंद्र चौधरी ने कहा कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो कि देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं और उनके तीसरे कार्यकाल में भी अभूतपूर्व कार्य और विकास की नई योजनाएं आई हैं, जिसका लाभ आम आदमी को मिल रहा है। तो हल्द्वानी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर बीजेपी ने संकल्प दिवस के रूप में इसको मनाया। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और इस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर संकल्प दिवस के रूप में बीजेपी कार्यकर्ता इसे मना रहे हैं। और स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में भी एक कार्यक्रम आज से शुरू किया गया है, जो आने वाले 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक वो मनाया जाएगा। इसके तहत जो है देश के अलग अलग जगहों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा और बीजेपी के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होंगे। और आज खुद जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी सफाई करने का यहां पर बीड़ा उठाया था। खुद उन्होंने झाड़ू लगाया इस अभियान के तहत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर तमाम सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इन्हीं कार्यक्रमों में से एक संकल्प दिवस के रूप में आज के इस दिन को मनाया गया और स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत की गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष सेवा पखवाड़े के रूप में मनाती है। आज मोदी जी के जन्म दिवस के मैं मोदी जी को और अपने पूरे देश को मोदी जी की के लिए बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि आज वो 74 वर्ष के पूरे हो गए हैं और मैं माननीय मोदी जी के लिए भगवान से, केदारनाथ से अब मैं उम्मीद करूंगा कि आशीर्वाद की उम्मीद करूंगा कि वो हमेशा निरंतर हमारे देश का नेतृत्व करते रहें, हमेशा यशस्वी रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन जो तीसरा कार्यकाल मोदी जी का है, उसको लेकर आज प्रयास का आयोजन हुआ है और मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारी योजनाएं मैंने अभी आपके सामने रखी हैं।
और खटीमा में वरिष्ठ भाजपा नेता और 15 सूत्री क्रियान्वयन समिति उत्तराखंड के सदस्य तारिक मलिक के नेतृत्व में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिवस के अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोगों ने रक्तदान कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को उत्साह के साथ मनाया। रक्तदान शिविर का आयोजन खटीमा नागरिक चिकित्सालय के ब्लड सेंटर पर किया गया था। इस अवसर पर उपस्थित समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनको शुभकामनाएं दी हैं। देश के सबसे लोकप्रिय सफल माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जो कि पूरे ही देश या पूरे विश्व में ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और यहाँ खटीमा क्षेत्र में हम जो है जितने भी हमारे मुस्लिम अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग हैं, आज जो है हमारे कुछ लोगों द्वारा ब्लड डोनेट यहाँ पर किया गया है। खटीमा में भी हर्षोल्लास से मनाया गया है। जो भारतीय जनता पार्टी जो मेन पार्टी के लोग हैं सुबह ही सरकारी अस्पताल में फल वितरित करके गए हुए थे और उसके बाद पूरे ही खटीमा क्या पूरे देश क्या पूरे विश्व में ही माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और मानसून की दस्तक के बाद से प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 से 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि अन्य जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आने वाले 2 दिनों तक पिथौरागढ़, चमोली और नैनीताल जनपद में जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि बागेश्वर में इस दौरान ऑरेंज अलर्ट रहेगा बारिश का। वहीं अन्य जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना भी नजर आ रही है। साथ ही आगे मौसम साफ रहने का अनुमान है। हालांकि 23 और 24 सितंबर को छुटपुट बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, लेकिन उसके बाद मौसम साफ रहने का अनुमान है। साथ ही इस दौरान भारी बारिश के चलते मौसम विभाग ने आम जनता को सतर्क रहने की हिदायत दी है। तो प्रदेश भर में एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मानसून की आखिरी दौर मानसून का अब चल रहा है, लेकिन ऐसे में कई जिले अभी भी ऐसे हैं प्रदेश भर में जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है बारिश के लिए, कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर बिजली कड़कने की भी संभावना बताई गई है। हालांकि बीते दिन हुई कुछ बारिश से जो है तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग ने बारिश के लिए पूर्वानुमान जारी करते हुए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आगे अगर बात करने में आज 17 तारीख आपकी है, तो 17 और 18 में जो पहले भी बोला गया था कि थोड़ी जो एक्टिविटी इस दौरान बढ़ेगी, जो अभी एक निम्न दबाव का क्षेत्र या जो डिप्रेशन जो है गंजेटिक वेस्ट बंगाल पे बना हुआ था, तो वो अब आगे को थोड़ा मूव करेगा और हालांकि वो वीक पड़ जाएगा, काफी वीक पड़ जाएगा, पर उसकी वजह से कहीं न कहीं जो एक्टिविटी थोड़ी सी हो मिलने वाली प्रदेश में। तो आज 17 और 18 के 2 दिन की बात कर रहे हैं, तो अनेक जगहों तक में हल्की मध्यम बारिश की वो संभावना है। जहां तक भारी बारिश की बात करें, वार्निंग की बात करें, तो येलो में आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा पिथौरागढ़ है या इसी तरह चमोली डिस्ट्रिक्ट है या नैनीताल है, उसको रखा गया है, येलो वार्निंग में रखा गया है। हल्द्वानी पुलिस और एसओजी ने लग्जरी कार में शराब तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये तस्कर पहले भी शराब तस्करी के मामले में फरार हो चुका था। एक बार फिर से पुलिस और एसओजी ने संयुक्त रूप से चेकिंग के दौरान इस तस्कर को 7 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही युवक से लग्जरी कार भी बरामद की है। पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी ने बताया कि भोटिया पड़ाव का ये रहने वाला अमनजोत पूर्व में भी शराब तस्करी में लिप्त था, जिसे एसओजी और पुलिस ने अब रंगे हाथों 7 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। तो हल्द्वानी से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नशे के खिलाफ लगातार प्रशासन और शासन का एक्शन जारी है। इसी बीच जो है पुलिस को सफलता मिली और पुलिस ने 7 पेटी शराब के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। कोतवाली हल्द्वानी का ये मामला है, जहां पर
जो तस्कर है उसे पकड़ते हुए पुलिस ले जाते हुए आपको तस्वीरों में दिख रही होगी। दरअसल पुलिस और एसओजी की ये कार्रवाई थी और संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। नशे के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है, जिसमें ड्रग फ्री उत्तराखंड के तहत यानी ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत लगातार जो है छापेमारी की जा रही है। अलग अलग जगहों पर इस तरीके के जो है छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है और इसी कड़ी में एक नशा तस्कर गिरफ्तार किया पुलिस ने हल्द्वानी से, जिसके पास से 7 पेटी शराब बरामद की है। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो विजन है 2025 का कि नशा मुक्त उत्तराखंड करने का, उसी पे सारा फोकस है हमारा। इसी के तहत जो एनडीपीएस जो एक्ट है उसके तहत भी कार्रवाई की जा रही है। जितने भी ड्रग्स हैं, चाहे चरस स्मैक हो, इनके खिलाफ भी कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो एक्साइज के हैं, जो शराब संबंधी जितने भी मामले होते हैं, इसमें भी तुरंत कार्रवाई की जा रही है। कल जो हुआ था 7 पेटी शराब पकड़ी गई थी पुलिस द्वारा, तो ये पूर्व में भी इस तरह की तस्करी करने जो अभियुक्त है वो कर चुका है, इस तरीके की उसका आपराधिक इतिहास है इस तरीके का, उसको पकड़ा गया है। इसके अलावा पब्लिक से अपील की आपने बात करी है, तो ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए सप्लाई साइड पे तो पुलिस काम कर रही है, लेकिन डिमांड साइड पे फोकस करना आपको भी करना पड़ेगा। अपने अपने परिवारों में बच्चों को मॉनिटर करें, उनके एक्टिविटीज को देखें। और हल्द्वानी में बनभूलपुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 6 चोरों को 12 मोटरसाइकिल के साथ बरामद किया है। पकड़े गए चोर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मुरादाबाद और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और पौड़ी के रहने वाले हैं। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ये चोर गिरोह हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में बाइक चोरी करता था। ताज्जुब की बात तो यह है कि मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद ये लोग नंबर प्लेट बदल करके और मोटरसाइकिल को मॉडिफाई करके दूसरी चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली है। अब पुलिस इनसे पूछताछ में जुटी हुई है। हल्द्वानी शहर में कुछ चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसमें बाइक चोरी के मामले सामने आए। इसमें एसपी सिटी, सीओ सिटी, थाना बनभूलपुरा और एसओजी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। आज इस टीम के द्वारा एक बाइक चोरी का गैंग का अनावरण किया है, जिसमें 6 बाइक चोर पकड़े। इनके कब्जे से 12 बाइकें बरामद हुई है, जो इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों से चुराई है। इनके द्वारा ये चोरी की गई बाइकों का अन्य अपराधों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेचने का कार्य किया जाता था। इनमें से कुछ अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी है। कोई बाइक पकड़ाई, उसके बाद उसकी नंबर प्लेट बदल के थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उसी में घूमते हुए और बाइकें चलाते थे। धीरे धीरे इन्होंने इसकी बाइकें कटा कर ली और इसके बाद ये इनको कहीं बेचने की फिराक में ये टेंशन ग्राउंड के पास से जंगल में छुपा रखी। ये सारी बाइकें बरामद हो चुकी हैं। 12 बाइकें बरामद हुई हैं। वैसे कुल 14 बाइकें हैं, जिनमें जैसे मैंने बताया अभी की 2 बाइकें रुद्रपुर में पड़ चुकी हैं, जिनके पार्ट्स देखे जा चुके हैं। एक के शायद पार्ट्स की हमारे। और खटीमा में सोमवार को इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद मिलादुन्नबी के पर्व को सौहार्दपूर्ण माहौल में शांतिपूर्ण तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों ने धूमधाम से मनाया। इस मौके पर हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के बच्चों और युवाओं ने रंग बिरंगी पोशाकों में जुलूस निकाला। जुलूस खटीमा जामा मस्जिद से होकर के इस्लामानगर, गोटिया, भूड़ मुख्य चौक और पीलीभीत रोड पर वन निगम से पुनः मुख्य चौक होते हुए जामा मस्जिद पर समाप्त हुआ। वहीं इस दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए प्रशासन ने पुलिस व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। मैं आज ये कहना चाहूंगा कि आज का दिन जो है हमारे लिए 2 खुशियां लेकर के आया है कि आज ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सुबह से ही पूरे क्षेत्र में एक बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल था। चारों ओर इतना हर्षोल्लास देखने को मिल रहा था कि छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी अपने घरों से बाहर आगा की आमद मरहबा के नाम के नारों के साथ गुंजायमान हो रहा था पूरा आसमान, और सब जो है सड़कों पर उतर आए थे और चारों ओर बहुत ही खुशनुमा माहौल था। और इसके लिए मैं अपने खटीमा के स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं।
और हरिद्वार के ज्वालापुर में हुई 5 करोड़ की ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना को लेकर के डीजीपी अभिनव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। डीजीपी अभिनव कुमार ने बताया कि हरिद्वार में मुठभेड़ के दौरान घटना में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने मार गिराया और दूसरा फरार चल रहा है। पुलिस की तरफ से अभी तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में अभी भी 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। मामले में जो है 50 लाख के माल की बरामदगी भी की गई है। इसी के साथ ही डीजीपी का कहना है कि अपराधी उत्तराखंड को सॉफ्ट टारगेट न समझे। उत्तराखंड पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ये जो घटना हुई थी 1 सितंबर को हरिद्वार में, ये इतनी बड़ी घटना थी पूरे प्रदेश के लिए। एक तरह से सिर्फ पुलिस विभाग के लिए नहीं, सरकार के लिए भी एक बहुत चिंता की बात थी। और इसमें जिस तरीके की बाद में प्रतिक्रिया भी आई, कई लोगों ने इसमें पुलिस पे, सरकार पे और हमारे प्रदेश की अपराध और कानून व्यवस्था पे सवाल भी उठाए, चिंतन भी किया, आलोचना भी की। जायज बात है, होनी भी चाहिए जब ऐसी कोई बड़ी घटना होती है। पर मुझे लगा कि चूंकि इसमें जिस तरह से काम हुआ है और हमारी टीम ने खासतौर से एसएसपी हरिद्वार के नेतृत्व में जो हमारी टीम इस घटना के खुलासे में लगी थी, तो जिस तरह से कल रात भी और अभी आप लोगों को पता चला होगा, अभी 2 और इसमें लोग गिरफ्तार हुए हैं। करेंगे। और दिनेशपुर के आसपास के क्षेत्र में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। अभी पिछले सप्ताह चोरों ने 3 घरों से चोरी की वारदात को अंजाम देकर के लाखों का माल साफ किया था। वहीं मुख्य बाजार में भी चोरों ने सेंध लगा करके दुकान से नकदी सहित सामान चोरी किया। बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी भी चुरा ली। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह 3 घरों में हुई चोरी की घटना का पुलिस अभी खुलासा नहीं कर पाई है। बेखौफ चोरों ने वार्ड 6 निवासी पूजा रानी के बंद पड़े मकान में ताला तोड़ करके सोने चांदी के आभूषणों सहित 25,000 की नकदी चुरा ली। मैं घर गई हुई थी, भतीजे का बर्थडे था 14 तारीख को और 16 तारीख को आज मॉर्निंग में आई हूँ मंडे को। तो यहाँ से सारा एक तो नल तोड़ रखा है मेरा, घर में अलमारी का लॉकर, अलमारी तोड़ रखी है और सारा सामान बिखरा हुआ है और चोरी हो रखी है जेवर की। तो कैश था। लगभग कितने का सामान चोरी? लगभग शादी का ही है, वो तो सास ससुर को ही पता है। कम से कम होगा 70-80 1 लाख के लपेटे में होगा वो। अच्छा, कब की घटना है ये? उसको गई थी 14 तारीख को, मैं आज मॉर्निंग में आके देखी है, 2 दिन के बीच में हुआ है कुछ। सिस्टर के यहाँ चोरी हुई है, सुबह आए तो देखा सब सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। हम पुलिस के वहाँ गए, उन्होंने कहा कार्रवाई चल रही है आप जाओ, तो हम चले गए। बाकी अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। ये चोर आएगा कैसे आया बताओ पूरा? बाकी तो एक मेन गेट तो ताला हुआ था और एक ताला तोड़ दिया है और बाकी दीवार से कूद के आया होगा। तो बाकी सुबह देखा तो अभी आए तो बिल्कुल सब उजड़ा हुआ है। लगभग कितने का सामान चोरी होगा? क्या लमसम 1 लाख का तो होगा। क्या हुआ बताओ जरा। ये ज्वेलर्स है, दीदी की वो है पायल, मंगलसूत्र है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवरुद्ध मार्गों को 2 दिन के भीतर खोलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जो मार्ग 2 दिन में नहीं खोले जा सकते, कारण सहित उसकी रिपोर्ट सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास को उपलब्ध कराने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अवरुद्ध मार्गों को शीघ्र खोला जाए और इस संबंध में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सोमवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों में बंद मार्गों को लेकर के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की है और सभी अवरुद्ध मार्गों को जल्द से जल्द सुचारू करने के निर्देश दिए।
और 10 सितंबर के राष्ट्रीय कृमि दिवस के अवसर पर प्रदेश भर के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को एनएचएम की तरफ से कृमि मुक्ति यानी पेट के कीड़ों को मारने की दवाई खिलाई गई। और जो बच्चे उस दिन स्कूल नहीं आए उन्हें 18 से 19 सितंबर को दवाई खिलाई जाएगी। इस बात को लेकर के एनएचएम के मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा कि कृमि दिवस के दिन उत्तराखंड के लगभग 34 लाख बच्चों को कृमि मुक्ति की दवाई दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बच्चे शेष रह गए हैं उन्हें 18 और 19 सितंबर को रखे गए मॉप अप सेशन में दवाई दी जाएगी। कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया था और इसमें हमारे स्कूल आंगनवाड़ियों में उस दिन लगभग 34 लाख के आसपास बच्चे थे जिनको कवर किया जा चुका है। रिमेनिंग जो बच्चे उस दिन नहीं हो पाए थे उनका मॉपअप सेशन 18 और बदमाश है, वांछित है, उनके इनाम बढ़ाने की प्रक्रिया ताकि जो उसकी गिरफ्तारी के लिए सार्थक और प्रयास किया जा सके। स्कूल वैन और स्कूली बसों में छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए अब परिवहन विभाग सख्त हो गया है। पिछले दिनों स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया था, जिसके बाद से परिवहन विभाग ने स्कूली छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब स्कूली वाहनों में सुरक्षा मानक तय करने शुरू कर दिए हैं। स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के लिए वो स्कूल वैन में बैठते हैं या स्कूल बस में बैठते हैं, किसी भी गाड़ी में वो जा रहे हैं तो हमारा पर्पस है कि वो सुरक्षित होकर के स्कूल जाएं। अभी हम लोगों ने अभी बीच में शिकायत मिली थी कि स्कूल वैन में स्कूली छात्रा से बदतमीजी और छेड़छाड़ की, तो उसी रेफरेंस में हम लोगों ने कोशिश किया है कि कैसे बच्चों को सुरक्षित रखा जाए स्कूल वैन और स्कूल बसों में। तो हम लोगों ने एक नियम बनाया है कि जो स्कूल वैन है, स्कूल वैन का जो ड्राइवर का केबिन है यानी ड्राइवर के बगल का जो एरिया है वहां छात्राओं को नहीं बैठाया जाएगा। कल हम लोगों ने एक बैठक ली थी स्कूल वैन एसोसिएशन की और उन लोगों ने भी सहमति जताई है। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।